What you see right here is the new generation Kia Seltos. सेकेंड जनरेशन में फाइनली एंटर कर चुकी है। अब न्यू जनरेशन जब आती है तो आपके पास में दो मौके होते हैं एज मैन्युफैक्चरर्स की पुरानी जितनी भी कमियां थी, जितने भी ड्रॉबैक्स थे, जितने भी नेगेटिव्स थे, उनको पॉजिटिव में आप कन्वर्ट कर पाओ। कई सारी ऐसी कमियां थी जो कि इसके बायर्स ने फेस की। बीच बीच में इन्होंने कुछ अपडेट्स भी किए, उसके साथ में कई चीज़ें सॉर्ट भी की, बट अब मौका था इनके पास में हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने का, एक बेहतर पैकेज ऑफर करने का। क्या ये कर पाए हैं? क्या सारी पुरानी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर पाए हैं? वही आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या कमियां थी और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स मैंने देखे और किन एरियाज में शायद अभी भी इंप्रूव हो सकते हैं। नमस्कार खमागणी देवियों से जिनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज मेरी सवारी किया की नई नवेली सेल्टॉस होगी। ऑलराइट, सो द कंसर्न नंबर 1 जो कि पुरानी वाली सेल्टॉस को लेकर कई लोगों को है। लोग बोलते थे कि भैया जो डोर है उसका फील उतना अच्छा नहीं है। लोग बोलते थे कि भैया शीट मेटल जो है वो उतना अच्छा फील नहीं होता है। ओवरऑल जो परसेप्शन है सेफ्टी का उतना अच्छा नहीं है। और वैसे भी इस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी गाड़ियाँ टेस्ट हुई है या मोस्ट मेड इन इंडिया किया / Hyundai कार्स टेस्ट हुई है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। क्या इस बार इंप्रूव हो गया है? वेल, इन अ वे, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको हेवीली रिवाइज करना इन्होंने शुरू कर दिया है। हमने देखा सिरोस के साथ में, हमने वेन्यू के साथ में देखा, अब फाइनली हम सेल्टॉस के साथ में भी देख रहे हैं, जो कि अब ग्लोबल जो इनका K3 प्लेटफॉर्म आता है उस पर बेस्ड है। अब एक ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पे हम ऑलरेडी एक गाड़ी देख चुके हैं, वो है वरना। अब वरना की ग्लोबल इनकैप रेटिंग वैसे 5 स्टार है, बट उसका प्लेटफॉर्म जो है वो अनस्टेबल पाया गया था। तो वापस से लोड पार्ट्स जो हैं या मटेरियल जो है या वो जॉइंट्स जहां पर आपको ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ स्टील चाहिए होती है, ज़्यादा रिजिडिटी चाहिए होती है, पिलर स्ट्रेंथ थोड़ी बेहतर चाहिए होती है, वो इन्होंने करने की कोशिश की है। ऑल्सो क्रैश एनर्जी जो है उसको भी एब्जॉर्ब करने के लिए अब थोड़े उस लेयर पे काम हुआ है कि मान लीजिए फ्रंटल इम्पैक्ट आ रहा है तो फ्रंटल इम्पैक्ट में लोड पाथ जो है वो उस तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर करे कि वो ज्यादातर इंपैक्ट ले ले, जिससे कि कैबिन में ना आए। K3 प्लेटफॉर्म जिस पर कि हेवीली रीवर्क किया है, हेवीली रिवाइज किया है, ऐसा देखकर लगता है कि जी एनकैप ये रेडी है। तो उस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर जी एनकैप में जाएगी तो पहली वाली से तो डेफिनेटली बेहतर परफॉर्म करेगी। उसके अलावा वैसे भी अगर आप स्टैंडर्ड फीचर्स की बात करो सेफ्टी के, तो 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, कई सारी जो चीजें हैं वो आपको मिलती है। बुरी की बुरी लिस्ट जो है यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाएगी, बट अगेन इट्स ऑल इन द थियरी unless we have a crash test and I hope कि किया जो है अपनी इस गाड़ी को, जो कि उनका ब्रेड एंड बटर ही आप बोल दो, इसको ग्लोबल इनकैप में भी भेजे बिसाइड्स बी एनकैप। अब होता है नहीं होता है वो समय बताएगा। So safety is one aspect of it, but the overall quality is another aspect. उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, बट उससे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप पोटेंशियल बायर हो, आप कोई भी गाड़ी खरीद लीजिए, नई गाड़ी खरीद लीजिए या फिर आप यूज्ड कार खरीद लीजिए, आपको एक चीज़ जिसका कि बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है वो होता है कि ओवरऑल क्वालिटी, जो वेरिएंट आप खरीद रहे हो, जो मॉडल आप खरीद रहे हो, जिसकी आप डिलीवरी ले रहे हो, वो प्रॉपरली चेक हुई है या नहीं हुई है, क्या वो सही हालत में है या नहीं हालत में है। इसीलिए आपको PDI करवा लेनी चाहिए। अब जो कार्स 24 है वो मल्टीपल सिटीज़ में अवेलेबल है, आप अपने टाइम के हिसाब से उनको बुला सकते हो। उससे एक फ़ायदा होता है, आप जो भी गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हो ना, उसमें आपको ये पता पड़ जाएगा कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, जो मॉडल मैं ले रहा हूँ, ये जो यूनिट मैं ले रहा हूँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये दिक्कत एक्चुअली यूज कार्स में ज़्यादा आती है, क्योंकि गाड़ियाँ अब्यूज्ड होती है, बाहर से देखने में एकदम सुंदर लगती है, आपको लगता है कि सब ठीक लग रहा है, वैल्यू भी ठीक लग रही है, मेरे को गाड़ी खरीद लेनी चाहिए, बट फिर जब आप चलाना शुरू करते हो तो दिक्कतें आ जाती है। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कार्स 24 का PDI जो इनका है वो इस्तेमाल कर सकते हो। और अच्छी बात ये है, कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार मैं कैसे भरोसा कर लूँ किसी भी PDI एक्सपर्ट पे, तो कार्स 24 आपको एक कमिटमेंट दे रहा है, एक एश्योरेंस दे रहा है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं की है तो आप 50,000 रुपये जो है उनसे डिमांड कर सकते हो। आई थिंक दैट इंस्टिल अ लॉट ऑफ ट्रस्ट अमंग पोटेंशियल बायर्स, चाहे आप यूज्ड कार खरीदो या न्यू कार खरीदो। The quality levels everywhere is just fantastic. बहुत ही अच्छे क्वालिटी लेवल्स हैं, कहीं पर भी आप टच कर लीजिए। ये प्रॉपर बटन्स हैं, आपको बटन्स का इस्तेमाल करना है तो आप प्रॉपर बटन्स कीजिए। एक बार को देखने को लग सकता है कि सिरोस की जैसी है, क्योंकि डिज़ाइन इंस्पिरेशन जो है इंटीरियर की और वो जो इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा सिरोस से शेयर करती है, बट बटन्स जो हैं वो अलग इस्तेमाल किए हैं। जैसे कि ये मोड वाले बटन्स आप एक बार सिरोस में देखिएगा और फिर इसमें देखिएगा, ये अलग बटन्स हैं। टेम्परेचर के अलग से बटन्स हैं, ब्लोअर मतलब फैन स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो, टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो। सिंक हालांकि आपको करना है तो टच से करना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे मान लीजिए
सिंक अभी हो रखा है, मैंने यहाँ पे टैप किया और उसके बाद मैं टेम्परेचर एडजस्ट करूँगा तो दोनों के टेम्परेचर्स जो हैं ड्राइवर के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। आई विश सिंक का भी यहीं पे कुछ बटन दे देते तो बहुत अच्छी बात होती, बट overall dedicated buttons, good tactile feedback, the quality is fantastic, the fit and finish levels are just fantastic। ये soft touch materials का इस्तेमाल यहाँ पे भी किया गया है, बहुत अच्छा लगता है। ओवरऑल हर जगह कहीं पर भी आप टच कर लीजिए, उस सेंस में आप इसमें शिकायत करेंगे ही नहीं। आप बैठोगे तो आपको लगेगा कि ये एक काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है। ओवरऑल सेंटर आर्मरेस्ट जो है वो भी आपके लिए ऑफ कोर्स दिया गया है, जो कि ठीक ठाक बड़ा है। नीचे 12V 180 वॉट का आप 12V पावर सॉकेट इस्तेमाल कर सकते हो। 3 टाइप सी हैं, जो पहले 2-in-1 वाला हिसाब किताब था उसे गायब कर दिया है, अब 3 प्रॉपर आपके लिए टाइप सीज दे दिए गए हैं। यहाँ पे वायरलेस चार्जर दे दिया गया है। कोई भी नहीं है इस सेगमेंट में जो कि इतनी अच्छी क्वालिटी देता है। ओवरऑल एवरीथिंग वर्क्स सीमलेसली, नो ग्लिचेस, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, गुड क्वालिटी, गुड फिट एंड फिनिश लेवल्स। बस एक चीज़ और अच्छी हो जाती तो हमें मज़ा आ जाता, वो ये कि बोस का जो स्पीकर सिस्टम है, इनका जो म्यूजिक सिस्टम है वो बहुत ही एवरेज है। मतलब सेगमेंट में आप बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम्स ऑफर करने लगे हैं, बट कोरियंस जो हैं वो अभी उसके आसपास नहीं पहुंचे हैं। इनिशियली देखिए ब्रांडिंग में कि भैया बोस है, बट जब आप ऑडियो क्वालिटी की बात करते हो तो आई थिंक टाटा स्टिल हैज़ एन एज ओवर एवरीबडी एल्स, सो दैट वे इट्स प्रीटी सॉर्टेड। ऑल्सो जो बेस वेरिएंट है ना वो इतना लोडेड है इस गाड़ी का कि अगर आप एब्सोल्यूट बेस, अगर उसकी प्राइस ये लोग 11.5 के आसपास कर देते हैं, जो कि सियरा के आसपास हो जाएगी, या उसको अंडरकट कर देते हैं, तो इतने सारे फीचर्स हैं आपके लिए बेस ट्रिम में कि लगता नहीं कि आपको ऊपर वाले ट्रिम्स में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर ऑफकोर्स 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी, जो कि पुरानी वाली है, बट मिलेगी आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलेगा, और आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। एक पूरी बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि आपको बेस ट्रिम में ही मिलती है। तो अगर बेस ट्रिम की प्राइसिंग अगर इन्होंने अच्छी कर दी तो इस बार दे हैव समथिंग टू प्ले अराउंड, क्योंकि बाकी कंपटीशन में बेस ट्रिम में इतना कुछ आपको मिलता नहीं है। सो इंटीरियर वाइज आई थिंक यू विल बी इम्प्रेस्ड ओवरऑल। तो फ्रंट सीट्स का आपका कंट्रोल जो है यहाँ पे दे दिया गया है, मतलब वेंटिलेटेड सीट्स के लिए बटन्स यहाँ पे। 2 मेमोरी सेटिंग्स है। अगर मेरे को मान लीजिए कि अपनी सीट को यहाँ करना है, थोड़ा सा ऐसे करना है, और उसके बाद में जो ORVM है उसको मेरे को इस हिसाब से एडजस्ट करना है, ये मैंने कर दिया है, और मैं 1 में इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, सेटिंग 1 सेव्ड। सेटिंग 2 में कुछ और करते हैं। अभी मैंने सीट को कर दिया है पीछे, ORVM को कर दिया है थोड़ा सा वाइड, थोड़े लंबे आदमी के हिसाब से, और 2 पे मैंने सेव कर दिया है। अब मैं जैसे ही आऊँगा 1 दबाऊँगा तो ये मेरे हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा जैसा मेरे को चाहिए। 2 अगर मुझसे लंबा आदमी है कोई, उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। नॉट जस्ट द सीट्स, इनफैक्ट द ORVM एज वेल। एक और फीचर, जैसे कि मैं अभी रिवर्स कर रहा हूँ, रिवर्स करते वक्त मेरे जो ORVM है वो नीचे की तरफ टिल्ट हो रहे हैं। वो क्यों टिल्ट हो रहे हैं? जिससे कि मेरे को पार्किंग करने में थोड़ी सी आसानी हो। जैसे मैं ड्राइव पे जाऊँगा, दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, सो दैट आप ड्राइव करना शुरू कर दो। तो बहुत ही सीमलेसली काम करता है। रिवर्स में नीचे, ड्राइव में यहाँ पे। नो मेमोरी फंक्शन इंक्लूजन, जो कि टाटा ने हमें बताया हैरियर के केस में कि क्या हुआ जब हमने उसको गाड़ी को चलाना शुरू किया और हमने जब रिवर्स किया तो वो नीचे हो गया और उसके बाद में वो ओरिजिनल पोजीशन में ही नहीं आया। फिर एक पॉइंट के बाद में उसने काम करना शुरू कर दिया, तो वो इनकन्सिस्टेंसी थी। यहाँ पर वो इनकन्सिस्टेंसी आपको नज़र नहीं आती है, और टाटा ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि आपने शायद मेमोरी में सेट कर दिया होगा या नहीं कर दिया होगा, बट पॉइंट ये है अगर आपने बाई डिफ़ॉल्ट रिवर्स किया है तो वो टिल्ट होता है, और जब आप ड्राइव मोड में आते हो तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ऐसे ही पूरी दुनिया में ये ORVMs जो हैं काम करते हैं, जो टिल्ट वाले फंक्शंस वाले हैं। सो आई थिंक इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। और यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिलता है। इट इज़ वेरी वेरी स्मूथ, वेरी इजी टू एडजस्ट। इसका मतलब जो बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन है उसमें आने में कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ए पिलर का इंट्रूजन भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, जबकि इन्होंने पिलर स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। और पिलर स्ट्रेंथ का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप उसको और थिक करो, बट पिलर स्ट्रेंथ जनरली बेटर स्ट्रक्चर से आप अचीव कर सकते हो और आपको इंट्रूड भी नहीं करता है। तो ओवरऑल बैठने में बहुत मज़ा आता है। करो भैया, करूँ? एक बार बंद करके ORVM सेट कर लो अपने हिसाब से। हाँ। सर जो लास्ट बात थी वो मैं अब ठीक कर देता हूँ। देखो अभी भी आप स्पेस देखोगे तो अभी मेरी एक उंगली जा रही है इसके बीच में,
इसकी दिक्कत क्या है, इसमें ना ये अप एंड डाउन फीचर भी आता है। जब वो अप एंड डाउन होती है ना सीट, तो वो आगे पीछे भी मूव होती है। तो अगर मैं सबसे इसको ऊपर वाली पोजीशन पर रखूँगा तो फिर भी मेरे को स्पेस मिल जाएगा, बट अगर मैं सबसे, मेरी हाइट लंबी है तो मैं नीचे वाली पोजीशन पर रखता हूँ तो उस वजह से सीट और पीछे हो जाती है। तो मेरे को स्पेस इसमें अभी भी नहीं मिल रहा है, मतलब आप देख लो। और अगर 3 बंदे बैठेंगे तो मैं और टेढ़ा बैठूंगा उस हिसाब से, तो शायद स्पेस और दिस सियरा स्पेस के मामले में तो सो स्पेस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। और मैंने आपको बता दिया कि ललित अपने हिसाब से एडजस्ट करके पीछे भी अगर ललित की हाइट का बंदा बैठता है, ललित के जैसा ही बिल्ड का बंदा बैठता है, तो कितना कंफर्ट वहाँ पे आपको नज़र आया। बट मोटे मोटे तौर पर अगर आगे 6 फीट का बंदा भी बैठा है तो पीछे 5, 7, 5, 8, 5, 9 तक का बंदा बैठ सकता है। मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है, अबाउट 5'6", 169 सेंटीमीटर्स टू बी प्रिसाइज। और उसके बाद मेरे पास नी रूम जो है वो अच्छा खासा बच गया है, 8 बिलांग बोल दीजिए उतना बच गया है। और पाँव में ईजिली स्ट्रेच कर पा रहा हूँ। थाई सपोर्ट जो है ललित ने अपने हिसाब से बता दिया, बट मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि व्हील बेस जो है उसको और बेटर शायद मैनेज किया जा सकता था। पैकेजिंग कंपैरेटिवली थोड़ी बेटर मैनेज की जा सकती थी। आई थिंक एक जो कंसर्न था वो ये था कि जो पीछे वाला बैक पोर्शन है ये इसमें फाइबर का इस्तेमाल किया है, प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है। तो जो लोअर वेरिएंट्स होंगे तो उनमें प्रॉबेबली जहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं होगा उनमें आपको सेंस ऑफ स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर आपका पाउंड टच भी हो रहा है, बहुत लंबे आगे पीछे बैठ रहे हैं, तो उस वक्त आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। बट जो बेस ऑफ द सीट है वो पहले के मुकाबले थोड़ा बड़ा है। अगर आप पुरानी वाली सेल्टोस में बैठोगे, इसमें बैठोगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि बेहतर थाई सपोर्ट डेफिनेटली हुआ है। अगर आप 5, 7, 5, 8 तक के हो तो आपके लिए कोई कमी मेरे को लगता नहीं है कि थाई सपोर्ट वाली होगी। इट्स जस्ट जब आप कंपटीशन में बात करते हो, और अब कंपटीशन में इस सेंस में एक बेंचमार्क आ गया है, वो है सियरा। बेस ऑफ द सीट जो है उसका अच्छा खासा लंबा है, आगे वाली सीट भी जो है उसके अंदर थाई सपोर्ट एक्सटेंडर आपको मिलता है। तो ओवरऑल कंफर्ट को उन्होंने रीडिफाइन किया है। बट ऐसा नहीं है कि सेल्टोस में आपको एज सच जगह नहीं मिलेगी, इसका भी बेस ऑफ द सीट लंबा हुआ है। अभी मुझे लगता है कि 4 लोग कंफर्टेबल यहाँ पे बैठ पाएंगे और बीच में एक बच्चा बैठ जाएगा तो बेहतर होगा। तो एज अ 4 सीटर दिस इज स्टिल वेरी वेरी गुड। एज अ 5 सीटर यू स्टिल हैव अ बेटर ऑप्शन। बट ओवरऑल द सेंस ऑफ स्पेस, जो कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किए हैं बहुत अच्छे हैं। और कलर कॉम्बिनेशंस की ही बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हर ट्रिम लेवल पर आपको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, जिनकी फोटो आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ जाएगी। 4 तरीके के ट्रिम लेवल्स और 4 तरीके के इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशंस, विच इज नाइस। ऊपर वाले वेरिएंट में ऑफकोर्स लेदरेट वगैरह ये सब चीज़ें मिलती है, जो कि आपको GT लाइन से ही मिल जाती है। एक्स लाइन में भी मिलेगी, बट एक्स लाइन बहुत लेट आएगा। बट ओवरऑल आई थिंक द रियर सीट एक्सपीरियंस अगर इस सेगमेंट में सियरा नहीं होती तो ये नया बेंचमार्क बन सकती थी। इट इज स्टिल बेंचमार्क इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इट इज स्टिल अ बेंचमार्क इन टर्म्स ऑफ हाउ द कलर्स बीइंग यूज्ड। ओवरऑल ग्लास एरिया बहुत अच्छा है, व्यू एंगल जो है बहुत अच्छा है, कहीं पर भी ऐसा इंट्रूड होता हुआ कहीं पर भी आपको नजर नहीं आता है। सो ओवरऑल आई थिंक द रियर सीट एक्सपीरियंस ऑन दिस वन एज वेल इज वेरी वेरी गुड। Alright, now moving on to the next aspect कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। अब देखिए, जो पुरानी वाली फर्स्ट जनरेशन की सेल्टोस जब आई थी प्री फेसलिफ्ट से पहले वाली, उसका सस्पेंशन इतना स्टिफ था कि वो अनसेटलिंग हो जाता था। मतलब स्टिफ होना नॉट नेसेसरली हर बार बुरी बात है, आपको स्टेबिलिटी बेटर देता है, आपको कंट्रोल बेटर देता है, बट वो एक्चुअली वो भी नहीं देता था। आपको एक आर्टिफिशियल फील वो देता था कि हाँ भाई सस्पेंशन स्टिफेंड अप हैं, आपका स्टीयरिंग जो है उसमें एक वेट आ गया है। बट वो ओवरऑल ना, मतलब जब आप रियल में जब चलाने लगते हो, आप सब तरीके के रोड्स पे चलाते हो, इंडिया के रोड्स पे, इनफैक्ट हाईवे पे भी अगर सस्पेंशन जॉइंट्स भी आ गए हैं तो वो थोड़ा सा अनसेटलिंग मुझे लगता था। उसके बाद में इन्होंने इम्प्रूव किया अपने फेसलिफ्ट के साथ में, टायर्स जो हैं उसमें भी चेंजेस किए, सस्पेंशन में हल्के फुल्के चेंजेस किए, थिंग्स इम्प्रूव्ड। बट दिस टाइम अराउंड आपको जो राइड और हैंडलिंग बैलेंस है ना वो बहुत ही मैच्योर लगता है। मतलब सस्पेंशन ऐसा नहीं कि अभी बहुत ही ज़्यादा झूलने वाला बना दिया हो, क्योंकि एक्सट्रीमली अगर आप सॉफ्ट भी बना देते हो तो क्या होता है कि आपका किसी भी रोड पे आप चल रहे हो तो आपका सस्पेंशन हमेशा से झूलता रहता है, जो कि काफ़ी अनसेटलिंग हो जाता है। यहाँ पर आपके सस्पेंशन ज्योमेट्री में इन्होंने चेंजेस किए हैं, स्टीयरिंग व्हील जो है उसके हार्डवेयर में भी अपडेट किए हैं, और एक आध और चेंजेस किए हैं जिससे कि व्हील्स जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अलाइंड रहते हैं, साइडवेज मूवमेंट्स जो होते हैं उनको ज़्यादा बेटर कंट्रोल करते हैं, इवन इफ you're taking a turn। अब इस टाइम पे मुझे जो प्रॉपर वेट चाहिए ना स्टीयरिंग में वो फील हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। और एकदम से मान लीजिए अगर कोई गड्ढा आ गया है या फिर सस्पेंशन जॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है, अब जैसे कि ये आया, नाउ दिस वन हैंडल्स दिस थिंग सो प्रीटी वेल, बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहा है। वो मैच्योरिटी आ गई है, आपको वो थोड़ी बहुत यूरोपियन कार्स वाली फील इस गाड़ी के अंदर आएगी कि आप
तेज़ चल रहे हो, तेज़ चलते वक्त अगर शार्प टर्न्स भी आ गए हैं या क्विक रेंजेस आप जब कर रहे हो, तो वो जो वेट चाहिए ना, इट्स जस्ट परफेक्ट। इसकी एक झलक हमने वेन्यू में देखी थी कि वेन्यू भी जब एक्सट्रीमली स्लो स्पीड्स पे होते हो और अगर आप गड्ढे में से जा रहे हो तो वहाँ पर एकदम ऐसा कुशन, मतलब एकदम वो बोलते हैं ना, वो कुशन राइड जिसको हम बोलते हैं, वैसी वाली राइड आपको ऑफर करती है। सेम चीज़ यहाँ पर है। एंड वो रिजिडिटी, मतलब जो स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है, प्लस स्टीयरिंग व्हील जो है उसके हार्डवेयर में चेंजेस जो हैं, सस्पेंशन माउंटिंग पॉइंट्स जो हैं उनका डिस्टेंस जो है थोड़ा बहुत बढ़ाया है इन्होंने, जिससे कि ओवरऑल हैंडलिंग एट्रीब्यूट जो है वो बहुत शानदार हो गया है। नॉट जस्ट हैंडलिंग, कई बार क्या होता है अगर आप हैंडलिंग को बहुत ज़्यादा फेवर करते हो तो फिर आपकी राइड क्वालिटी जो होती है वो हैम्पर करती है। यहाँ पे इट्स द परफेक्ट बैलेंस। मतलब अभी जितनी भी गाड़ियाँ मैंने रिसेंटली चलाई है उसके अंदर जो सबसे बेहतरीन राइड और हैंडलिंग बैलेंस जो है वो इस गाड़ी में मिल रहा है। पहले वाली गाड़ी में एक और दिक्कत थी कि अगर एकदम से गड्ढा आ गया तो वो थर्ड वाला साउंड आता था, बहुत ज़्यादा थर्ड वाला साउंड आता था। अभी अगर आप ठीक ठाक स्पीड्स भी कैरी कर रहे हो और एकदम से अगर ख़राब रास्ते आ गए हैं, देन ऑल्सो इट एब्जॉर्ब्स ऑल ऑफ इट रियली वेल। मतलब वो इम्पैक्ट जो है, वो कैबिन में ट्रांसफ़र जो है वो बहुत कम हो गया है। एंड आई थिंक यहाँ पे किया डिजर्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि दिस वाज वन थिंग जिसके बारे में हम हमेशा शिकायत करते आए हैं। फेसलिफ्ट के साथ में इन्होंने चेंजेस भी किए थे, बट दिस इज़ लेवल नेक्स्ट। अगर आप पुरानी सेल्टॉस के ओनर हो, एक बार आप इसको चला के देख लेना, यू विल अग्री टू वॉट एवर आई सेड, कि अब इन्होंने वो गेम जो है कि मैच्योर आपको राइड और हैंडलिंग देनी है वो इन्होंने कर दिया है। सो आई थिंक इन दिस डिपार्टमेंट दे डेफिनेटली डिजर्व अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। अब देखिए, ये जो इंजन है 1.5 लीटर का टर्बो, ये एक बेहतरीन इंजन है। Hyundai और किया दोनों इस इंजन को इस्तेमाल करती आई है। वो सेम इंजन यहाँ पर रिटेन किया गया है। मतलब कई लोगों को ये बुरा लग जाता है जब बोलते हैं कि भाई यहाँ कोरियंस हैव ऑल्सो कम अ लॉन्ग वे, उनके GDI इंजन्स हैव बिकम सो बेटर, तो फिर वो लोग बोलते हैं कि भैया जर्मन्स की बराबरी थोड़ी हो सकती है। देखिए, अभी भी मेरा फेवरेट भी जर्मन जो 1.5 लीटर TSI है वो मेरा फेवरेट है, बट अगर कुछ क्लोज सेकंड है तो वो ये है। अभी हमने थोड़े दिनों पहले टाटा की भी सियरा चलाई और उसका भी 1.5 लीटर इंजन GDI एक्चुअली बहुत अच्छा है, बट दिस इज़ स्टिल टू मी क्लोज सेकंड टू द जर्मन्स में वो जो ईगरनेस है उस इंजन की वो बहुत शानदार है। और वो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो होती है वो भी कई बार काम कर जाती है। अब हाईवे पे चल रहे हो और 2 सिलेंडर आपके चल रहे हैं, एक सर्टेन RPM पे आप चले जा रहे हो और बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो निकाल के दे देता है, क्योंकि 2 सिलेंडर से डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अब वो टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे नहीं है, बट ये इंजन भी जो है बहुत ही रिलैक्स्ड फील होता है। जैसे कि अभी आई एम डूइंग अबाउट 100 kmph में दिस होवर्स एट अबाउट 2100 RPM 2200 RPM, विच इज़ अ रिलैक्स्ड काइंड ऑफ बिहेवियर। हाँ, जब रिलैक्स बिहेवियर की बात आती है तो इस मामले में टाटा ने भी बहुत अच्छा काम किया है। हैरियर के साथ में हमने 1.5 लीटर इंजन चलाया और वो एक्चुअली 100 की जो स्पीड है वो लगभग 1800-2000 के बीच में करता है वो, विच इज़ अ ट्रेट ऑफ अ डीजल इंजन। यहाँ पे फोकस जो है वो रिफाइनमेंट की तरफ इनका अभी भी है। इट फील्स वेरी रिफाइंड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल द वे इट कम्स टुगेदर, जो DCT थोड़ा सा स्लगिश मेरे को इनिशियली लगा था, इन्होंने काम भी किया। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफर करता था बट थोड़ा जर्की फील होता था, उस पर इन्होंने काफ़ी काम किया है। दिस नाउ फील्स इवन स्मूदर। मैं बहुत टाइम से अभी स्पोर्ट मोड में चला रहा हूँ बाय द वे, इसलिए रेड आपको नज़र आ रहा होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसका वेट बड़ा होगा। अभी देखिए, वेट मैंने तुलवाया नहीं है, ना ये इन्होंने बताना बंद कर दिया है। मतलब किया और Hyundai ने अपना वेट बताना बंद कर दिया है। इनफैक्ट मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स ने बंद कर दिया है, टाटा ने भी बंद कर दिया है। बट जब आप बात करते हो ना कि डिस्पाइट द इंक्रीज वेट, क्योंकि रिजिडिटी आपने इंप्रूव किया है, स्ट्रक्चरल लोड पाथ्स जो हैं उनमें कई चेंजेस किए हैं, मटेरियल जो है सही जगहों पे आपने लगा दिया है जिससे कि बेटर GN आप में परफॉर्म करे, और वेट उसकी वजह से ओवरऑल बढ़ा है। अब वेट बढ़ने के बाद भी दिस इंजन समहाउ फील्स हैप्पी, आराम से रिलैक्स। जैसे मैंने बोला 100 पे आप चल रहे तो करीब 2200-2300 RPM के आसपास ही चलता रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अभी 2200 RPM के आसपास चलता रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो दिस पैडल शिफ्टर ऑल्सो हेल्प्स यू इफ इन केस यू आर ईगर। ठीक है, मेरे को चेंजेस करने हैं, देख रहे हो आप, इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। मतलब तुरंत मेरे को अगर तुरंत डाउन शिफ्ट करना हो और इंक्रीज करना हो, कुछ लेवल पे हल्का हल्का आवाज़ आती रहती है, मतलब वो वाइब्रेशंस नहीं है, बट इट्स जस्ट द नॉइज ऑफ द इंजन, जो कि
थोड़ा सा मेरे को लगा कि हल्का सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, प्रॉबेबली कि वेट बड़ा है, इंजन को ज़्यादा काम करना पड़ा है, शायद दैट कुड बी अ रीज़न। बट ओवरऑल ये इंजन जो है वो फेयरली रिफाइंड है, एनवीएच लेवल्स पे भी अच्छा काम किया है, तो जो बाहर की आवाज़ें हैं उसको काफ़ी कट डाउन कर देता है। और उससे भी इम्प्रूव्ड जो चीज़ लगी है वो है वाइब्रेशंस। ऐसा नहीं है कि पुराना वाला जो इंजन था उसमें वाइब्रेशंस बहुत सारे थे, बट taking it to the next level, one thing that these guys have done is fantastic. Is it the best engine? Like I said, no, it is still not the best engine. You still have वो गाड़ी जा रही है आगे, उसमें 1.5 लीटर का इंजन आता है, टाइगुन जा रही है आगे, उसमें 1.5 लीटर का इंजन आता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन इंजन है। अब 0 to 100 ये सब चीज़ें तो देखिए मैं टेस्ट कर नहीं रहा हूँ, बट वो अगर आसपास में भी होता है, 0.5 सेकंड का फ़र्क आता है, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क आता नहीं है। फ़र्क जो आता है वो ये आता है कि ये इंजन रिलायबल है या नहीं है। अब देखिए Hyundai और किया में एक चीज़ जो आपको डिफरेंस नज़र आएगा, जहाँ क्रेटा मोस्टली 1.5 NA पेट्रोल में बिकती है, किया somehow has been able to convince people कि टर्बो ले लो आप हमारा, और इनका टर्बो एक्चुअली अच्छे खासे नंबर में बिकता भी है। और मोस्ट अगर आप ओवरऑल रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, लोगों के लॉन्ग टर्म यूसेज के हिसाब से बात करोगे, दिस वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं स्पोर्ट मोड में चला रहा हूँ, लगभग 46 किलोमीटर के आसपास का ड्राइव में कर चुका हूँ, उसके बाद भी फ्यूल एफिशिएंसी जो है 12.1 दिखा रहा है। मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि अगर आप आराम से रिलैक्स तरीके से चलाओगे तो हाईवे पे ये इंजन आपके लिए 17 से 18 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल देगा। अभी मैंने डीजल नहीं चलाया, बट इनके डीजल ऑटोमेटिक्स जो हैं वो लेस फ्रूगल हो गए हैं। अगर मैंने पावर पर फिगर्स नहीं बताया, आपको बता दूं 158 bhp के आसपास की पावर है और 253 Nm का टॉर्क है, एग्जैक्ट सेम है। अच्छी बात यह है पीक टॉर्क जो है वो 1500 RPM पे ही आ जाता है, तो पुल करने में तो आपको परेशानी नहीं होगी। एंड दिस डुअल क्लच ट्रांसमिशन वर्क्स फेयरली वेल, और डुअल क्लच ट्रांसमिशन के स्टैंडर्ड से ये काफ़ी रिलायबल भी पाया गया है। आई विश इसमें मैनुअल भी होता, जो कि ये लोग नहीं देते हैं, सिर्फ ऑटोमेटिक आता है। वो टर्बो मैनुअल समहाउ Hyundai देगी, ये नहीं देंगे, फिर इनको IMT दे देते हैं, इनको चिपका देते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक इंजन हैज़ रिमेन मोर और लेस द सेम। इट्स जस्ट like I said, the overall experience of it, be the ride and handling, the way इन्होंने जो NVH levels है उसको improve किया है, this car feels very mature. ये चीज़, ये जो नॉइज़ है ना, इसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत थी। मतलब टर्बो जो है उसमें एकदम इनिशियली हल्की फुल्की आवाज़ आती है, बट वो फेयरली स्मूथ है। यहाँ पर आवाज़ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और इस पॉइंट पे, जबकि इस पावर ट्रेन पे बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं दोनों के दोनों कोरियंस, मतलब दोनों बहन भाई, तो उस लेवल पे आपको लगता है कि थोड़ा और रिफाइनमेंट आना चाहिए। और एक टाइम था जब इनके डीजल इंजन्स की कस्में खाई जाती थी कि ये रिफाइनमेंट में बेंचमार्क है। ऐसे नहीं कि बहुत ख़राब है, बट यू स्टिल एक्सपेक्ट कि थोड़ा बहुत और रिफाइनमेंट लेवल जो है, जो थोड़ा नॉइज़ है उसको कंट्रोल किया जा सकता था। रिफाइनमेंट ओवरऑल, मतलब वाइब्रेशन लेवल्स की जब मैं बात करूं तो काफ़ी कंट्रोल्ड है। इस स्पीड पे मैं स्पीड ब्रेकर पे आ गया हूँ। एक्चुअली ज़्यादा सेटल्ड लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों। मतलब टर्बो में हल्का सा फिर भी थोड़ा सा बाउंस, अगर आप 25 की स्पीड के आसपास स्पीड ब्रेकर निकाल रहे हो या 30 के आसपास, तो वो थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा और सेटल्ड होना चाहिए था। डीजल उस केस में थोड़ा सा और सेटल्ड लग रहा है। सो मिस्टर ललित राणा ने हमें अभी पॉइंट आउट करके बताया है कि एक फ़र्क जो शायद आपको राइड क्वालिटी में फ़र्क आ रहा है, वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो हमारे टर्बो पेट्रोल हमने चलाया है उसमें एप्टेरा मिलते हैं, टायर्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर MRF वॉन्डरर्स हैं। और MRF जनरली जब इंडियन कंडीशंस को सोक करना हो, मतलब एब्जॉर्प्शन जब करना हो हल्के फुल्के ऊपर नीचे वाली चीज़ों को, तो वो कंपैरेटिवली बेटर करता है। मैंने ये कोई इंटीग्रेशन नहीं है MRF का, बट जनरली दैट्स व्हाट वी हैव फाउंड आउट कि दे परफॉर्म जेन्युइनली बेटर कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। तो शायद एक ये फैक्टर हो सकता है, वेट इज़ अनदर फैक्टर, उस वजह से शायद थोड़ी सी ये बेटर फील हो रही है। अब मैंने चलना शुरू करा, लगभग 2000 RPM के आसपास ही ना ये आवाज़ करने लग जाता है। 100 पे चलाइए, पूरा दिन चला सकते हो। इस जब शिफ्ट कर रहे हो ना, जैसे एकदम से रुकी गाड़ी फिर चलाना शुरू करा, वहाँ पे आपको शिफ्ट जो है सुनाई दे रहे हैं। फील की बात नहीं कर रहा मैं, सुनाई दे रहे हैं आपको, जो कि टर्बो में आपको फील नहीं होता है। इसके साथ में जब मैनुअल चलाएंगे तब हमें और ज़्यादा पता पड़ेगा। बट एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ, अगर आपका कंसर्न वो है कि माइलेज मेरे को डीजल में बेहतर मिल जाएगी, टर्बो में नहीं मिलेगी, देखिए वो वाले दिन चले गए। डीजल ऑटोमेटिक्स आर नॉट फ्यूल एफिशिएंट एट ऑल। आप कोई सा भी ब्रांड, कोई सा भी मैन्युफैक्चरर उठा लीजिए, डीजल ऑटोमेटिक्स आपको दुख ज़्यादा देगी, क्योंकि आप अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा देते हो, फिर उसके बाद में माइलेज भी कम निकलती है,
और सिर्फ इस गाड़ी की बात नहीं है, आप सिरोस उठा लो, आप वेन्यू उठा लो, आप ये उठा लो, अभी हमने सियरा चलाई वो उठा लो, और हो सकता है क्रेटा जब अपडेट होके आएगी तो उसको भी आप इंक्लूड कर लीजिए। तो सभी डीजल ऑटोमेटिक्स जो हैं वो फ्यूल एफिशिएंट नहीं रही हैं। तो फ्यूल एफिशिएंसी अगर आपका कंसर्न है, सो बेटर पिक अ डीजल मैनुअल, जो कि फिर भी आपको हाईवेज पर 20 प्लस वाली माइलेज दिखाना शुरू कर देगा। अभी देख लीजिए 5.6 किलोमीटर का वापस से करंट ट्रिप आपको दिख रहा है, 12.3 kmpl, वो भी मोस्टली मक्खन रोड्स हैं। तो अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, यू कैन एक्सपेक्ट इट टू गो एज लो एज 9-10 kmpl, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी लो, सो मेक्स नो सेंस। अब आप बोलोगे स्पोर्ट मोड में क्यों चला रहे हो आप? अब देखिए, स्पोर्ट मोड का काम तब आता है जब आप एक्चुअली पुश करना शुरू करते हो और आपके आरपीएम होल्ड कर रहा है गियर को। अगर आप वो सर्टेन आरपीएम पे स्पोर्ट मोड में हो या कोई से भी मोड में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे कि मैं मोड चेंज करता हूँ, मैं नॉर्मल मोड में आ गया हूँ। अभी नॉर्मल मोड के अंदर भी 100 की स्पीड जो है वही 1800-2000 आरपीएम के आसपास करेगा। सो इट इज़ द आरपीएम एंड द स्पीड कॉम्बिनेशन जो कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी में मदद करता है, ना कि स्पोर्ट मोड है या नहीं है। तो एक वो चीज़ है। तो मतलब थ्रॉटल इनपुट आपका कैसा है? इन दोनों में से अगर मुझे पर्सनली पिक करनी हो, आई थिंक आज की तारीख में, मैंने पहले कभी नहीं बोला है ये, बट अगर मेरे को टर्बो डीसीटी उठानी है और डीजल ऑटोमेटिक उठाना है ना, तो मैं टर्बो डीसीटी उठाऊंगा, या फिर मेरा फेवरेट डीजल मैनुअल उठाऊंगा, जिसमें कि कंट्रोल मेरे पास ज़्यादा रहता है। वो मैंने टॉर्क कन्वर्टर को नहीं दे दिया कि भाई आप डिसाइड करो कि कैसे परफॉर्म करना है। आई कैन मैनेज इट बेटर। जब मेरे को फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी, फ्यूल एफिशिएंसी निकाल लूँगा। जब मेरे को जिस हिसाब की परफॉर्मेंस निकाली है वो भी मैं निकाल लूँगा। वैसे इनके डीजल मैनुअल्स भी जो है उनकी परफॉर्मेंस भी डाइल्यूट हुई है। ये BS6 के बाद का मामला है। BS7 अगर आ जाएगा तो कैसा होगा, वी डोंट नो इट येट। एंड नाउ द फाइनल वर्ड्स। कैसी लगी मुझे ओवरऑल सेल्टॉस? देखिए, कुछ पेन पॉइंट्स जो थे उनको एड्रेस करने की इन्होंने कोशिश की है। उन पेन पॉइंट्स में सबसे बड़ा था सस्पेंशन, जो कि एक्चुअली फेसलिफ्ट के साथ भी इन्होंने एड्रेस कर दिया था, बट अभी टाइम था उसको नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट की, जो कि इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है। दूसरी चीज़, इनिशियली कुछ रिलायबिलिटी कंसर्न्स भी आए थे डीसीटी को लेकर, और वो डीसीटी में दिक्कतें शायद इसलिए भी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड था। उसको थोड़ा सा डाइल डाउन इन्होंने किया, डाइल्यूट किया, जिसकी वजह से ओवरऑल बेहतर ही हुई है ये गाड़ी इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। हाँ, परफॉर्मेंस थोड़ी डाइल्यूट हो गई, बट जब आप लॉन्ग टर्म में किसी गाड़ी को लेने का सोच रहे हो, स्पेशली इस सेगमेंट में, तो आपके लिए रिलायबिलिटी ज़्यादा बड़ा कंसर्न होता है कि गाड़ी लंबे टाइम चलेगी या नहीं चलेगी। तो उसको भी इन्होंने एड्रेस किया बीच में, और आई थिंक वो चीज़ यहाँ पर भी रिटेन की है, मेंटेन की है। उसमें कोई मैसिव चेंजेस नहीं आपको नजर आएंगे परफॉर्मेंस वाइज, बट ओवरऑल इट्स अ रिलायबल प्रोडक्ट। प्लस क्वालिटी जो है, इट्स अ नॉच हायर। आप कोई भी गाड़ी इस सेगमेंट में देखकर आ जाइए, उसकी क्वालिटी देखकर आ जाइए, इनफैक्ट कई एक सेगमेंट की ऊपर की गाड़ी भी देखकर आ जाइए, और उसके बाद आप एक बार इस गाड़ी को चेकआउट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो फिट एंड फिनिश लेवल्स है, जो क्वालिटी है, कुछ जगहों पे जहाँ पर मेरे को फर्स्ट लुक वीडियो जब मैंने किया था, तो वो दरवाजे पर वो सॉफ्ट टच वाला जो एरिया था, वहाँ पर हल्के में नज़र आ रहे थे कि फिनिशिंग बेटर हो सकती थी, वो पैकेजिंग बेटर हो सकती थी। बट अभी जो ये हम यूनिट्स देख रहे हैं, उनमें से एक में भी ये दिक्कत हमें नज़र नहीं आई है। मैंने कम से कम 4 से 5 यूनिट्स चेक कर ली हैं, किसी भी दरवाजे पर वो वाली चीज़ नहीं है। सो फिट एंड फिनिश लेवल्स जो हैं वो शानदार आपको नज़र आएंगे, एंड आई थिंक इसके लिए क्रेडिट जाता भी है कि इंटीरियर फिट एंड फिनिश लेवल से लोग ऑलरेडी अच्छा करते ही थे, बट सेफ्टी एक कंसर्न था जिसको भी इन्होंने इस बार एड्रेस करने की कोशिश की है, जो कि इसे ओवरऑल एक परिपक्व गाड़ी बनाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक गाड़ी ढूंढ रहे हो मिड साइज SUV स्पेस में, जो कि अच्छी क्वालिटी आपको ऑफर करती है, एक मैच्योर राइड आपको ऑफर करती है, और ओवरऑल एक मैच्योर प्रोडक्ट के तौर पर साबित हो सकती है, वो ये गाड़ी है। अभी तक प्राइसेस मुझे नहीं पता है, आई होप कि प्राइसेस इसकी अच्छी हो। ऐसा ना हो कि इतनी तारीफ सुन के वो प्राइसेस थोड़ी बढ़ा दें, प्राइसेस थोड़ी कंट्रोल अगर ये रखेंगे, तो आई थिंक दे विल हैव सो मेनी बायर्स। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।